हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका शिक्षा आप तक एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। और आप जानते हो इंडियन हिस्ट्री के अंदर हर्षवर्धन का कितना महत्व है, कितने एग्जामों के अंदर उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो वर्धन वंश था वो किस प्रकार से पैदा हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस तरह से ये अपने सत्ता में आया। तो ये तमाम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही जानते हो 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्तों का बहुत बड़ा साम्राज्य था और 5वीं शताब्दी के अंत तक लगभग माना जाए तो गुप्तों का साम्राज्य विघटित होने लगा और अलग अलग खंडरों में बट गया था। लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के जो मंत्री थे वो मंत्री क्या अपने आप को स्वतंत्र रूप से राजा घोषित कर दिए थे। उनमें से एक मंत्री था या सामंत था, उनका नाम था क्या, पुष्यभूति उसका नाम था। उस समय हरियाणा के क्षेत्र में, उस समय किस क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, और हरियाणा को पहले क्या बोला जाता था, कंठ जनपद बोला जाता था। और कंठ जनपद के अंदर जो थानेश्वर जगह है उसका आसपास का एरिया है वो पुष्यभूति नामक सामंत था, उसने अपने अधिकार में ले लिया था और अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, ये इतिहासकार मानते हैं कि ये पुष्यभूति है, इसी के द्वारा ही इस वर्धन वंश की शुरुआत होती है। उसके बाद में एक बाणभट्ट है, तो बाणभट्ट अपना जो एक ग्रंथ है हरीश चरित्र, उसमें इसका एक विशेष प्रकार का वर्णन करता है और बोलता है कि पुष्यभूति को ही इसका संस्थापक बनाया। किसका? वर्धन वंश का संस्थापक किसको माना है? पुष्यभूति को माना है। और हर्षवर्धन के अभिलेख और पुस्तकों में पुष्यभूति नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों देखो, क्या होता है कि इतिहास है तर्कों के आधारित होता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसका मत देते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि हर्ष के जितने भी अभिलेख थे, आपको पता है पुराने के जो इतिहास जानने का जो भी स्रोत होता था, अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, ग्रंथ हो गया, काव्य हो गया, इन्हीं के माध्यम से क्या वो चीज़ें पता चलती है कि भाई ये इतिहास वहाँ का है, ये इतना पुराना इतिहास है। बाकी तो पता थोड़ी वीडियोग्राफी थी, थोड़ी थी उस समय। तो इसी स्थिति में केवल आपको बाणभट्ट के अंदर ही ये चीज़ मिलने वाली है कि पुष्यभूति नाम का संस्थापक था किसका? वर्धन वंश का। तो ये दोस्तों, लेकिन हर्ष के कोई भी अभिलेख है वहाँ पर इसका कोई भी वर्णन। तो आप बोलोगे सर हर्ष का अभिलेख के अंदर कुछ नहीं, तो किसका वर्णन होगा? तो किसी का तो होगा। देखो दोस्तों, वांसखेड़ा अभिलेख के अंदर, किसके अंदर? देखो दोस्तों, वांसखेड़ा अभिलेख के अंदर नरवर्धन को इसका संस्थापक माना है और नरवर्धन का जो विवाह है वज्राणी देवी से हुआ है। ये चीज़ किसके अंदर लिखी हुई है? वांसखेड़ा अभिलेख के अंदर लिए। और वज्राणी देवी से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राज्यवर्धन फर्स्ट। और देखो, एक बार वापस देख लो दोस्तों, वांसखेड़ा अभिलेख के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि नरवर्धन ही इस वर्धन वंश का क्या संस्थापक था और नरवर्धन का जो विवाह हुआ था वज्राणी देवी से हुआ और वज्राणी देवी से एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राज्यवर्धन फर्स्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के अभिलेखों में वर्धन वंश का पहला शासक नरवर्धन को बताया गया, ये चीज़ है दोस्तों। और बाद में राज्यवर्धन का विवाद, फिर ये राज्यवर्धन फर्स्ट था, उसका जो विवाह है अप्सरा देवी से हुआ दोस्तों। और अप्सरा देवी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था आदित्य देवी। ठीक है, आदित्य वर्धन था उसका नाम। ठीक है, तो और आदित्य वर्धन का विवाह हो गया महासेन गुप्त से हुआ, जिससे प्रभाकर वर्धन का जन्म हुआ। और प्रभाकर वर्धन के जन्म के बाद में इस वर्धन वंश का जो विस्तार होने लगा और उसका अधिपति है बहुत ज़्यादा फैलने लगा। मतलब वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन के जन्म लेने के बाद में बहुत ज़्यादा इसका मतलब ख्याति पहुंच गई थी वर्धन वंश की। तो दोस्तों, सही इतिहास माने तो एक संघर्षशील इतिहास मानो या फिर बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास मानो तो प्रभाकर वर्धन से ही स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन को। दोस्तों, ये PDF है जो मैंने बनाई है, इसकी पूरी तो ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जा कर के ये PDF पूरा उस टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हो, ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और मैं जो बोल रहा हूँ वास्तव में एक मौखिक टेप के रूप में है और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर, नोट्स के आधार पर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो ज़रूर आप ध्यान रखें, इस चीज़ को सुन सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रभाकर वर्धन को।
इसे वर्धन वंश का पहला प्रशासक या स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था और इस प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरा का नाम था हर्षवर्धन, और एक लड़की थी उसका नाम था राज्यश्री। तो दोस्तों राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री ये 3 एक पुत्री और 2 पुत्र किसके, प्रभाकर वर्धन के हुए थे। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोहकरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। मतलब जो राजश्री जो पुत्री थी उसका जो विवाह था किसके साथ कर दिया, मोहकरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था ग्रहवर्मा, उसके साथ कर दिया था। अब एक चीज़ है कि ये प्रभाकर वर्धन है, इसकी उपाधियाँ भी थी जिसमें परम भट्टारक और महाराजाधिराज हूण हरिण केसरी। आप बोलोगे सर हूण हरिण केसरी क्या, हूण हरिण केसरी का मतलब होता है दोस्तों उस समय के अंदर जो हूण होते थे ना वो बहुत सारा आक्रमण करते थे भारत के ऊपर, और ऐसी स्थिति में जो प्रभाकर वर्धन था जो बहुत बार हूणों को पराजित किया। तो यहाँ पर हूण हरिण का हरिण केसरी यानी मतलब हूणों को हिरण के समान शिकार करने वाला, ये इसका अर्थ होता है हुर हरिण केसरी। इस प्रकार से दोस्तों जीते हुए क्षेत्र कौन कौन से उसके ऊपर भी हम नज़र डाल देते हैं। प्रभाकर वर्धन ने सबसे पहले पंजाब सिंधु को जीता, मतलब 5 जो इम्पोर्टेंट थे जो राज्य भारत के अंदर उनको प्रभाकर वर्धन ने जीत लिया था। प्रभाकर वर्धन ने हूणों का मुकाबला करने के लिए एक समय ऐसा आया दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन ने हूणों का मुकाबला करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा कि बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है और तू वहाँ पे जाके हूणों को जवाब दे। इतने दिन मैंने हूणों को बहुत जवाब दिया। तो राज्यवर्धन जब हूणों को विरुद्ध अभियान में चला गया था तो पीछे प्रभाकर वर्धन की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी उसी स्थिति के। लेकिन राज्यवर्धन को जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, 2 वेद थे, एक का नाम रसायन और एक का नाम था सुसेन, दोनों वेदों को तुरंत भेजा कि मेरे पिताजी की सेवा के लिए वहाँ पे जाओ और उनका इलाज करो। और प्रभाकर वर्धन उस समय इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उनका बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन, वो सेकंड था दोस्तों, वो फर्स्ट अलग था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो राज्यवर्धन सेकंड था, वो हूणों को पराजित करके वापस आया। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब आता है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, ठीक है, लगभग ये टाइम था 605 ईस्वी के आसपास का। तो अब राज्यवर्धन है जो शासक बनता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों, राज्यवर्धन शासक बनने के लिए इनकार करता था क्योंकि राज्यवर्धन की जो भ्रांति थी कि भाई मेरे को तो एक अच्छा साधु बनना है, मतलब संन्यास धारण करना है, इन राजपाट में मेरे को कुछ नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और राज्यवर्धन आनाकानी कर रहा था कि मैं शासक नहीं बनूंगा। तो हर्षवर्धन कुछ टोन कसता है, मतलब अपने बड़े भाई को कुछ बोलता है ऐसी चीज़ें कि हम क्षत्रिय हैं वो हैं, और इस तरह से एक उनको मनोभाव बढ़ाता है और फिर प्रभाकर राज्यवर्धन है शासक बन जाता है। राज्यवर्धन ने हुर हरिण केसरी की उपाधि धारण की। फिर राज्यवर्धन ने भी क्या किया, हुर हरिण केसरी की उपाधि धारण कर ली थी। जब राज्यवर्धन का पिता, देखो एक चीज़ ध्यान रख लेना दोस्तों, जब राज्यवर्धन को पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है तो राज्यवर्धन वो शपथ ग्रहण करने की बात से इनकार देता है। ये चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ, समझाने के बाद में भी उसे इनकार देता है। फिर ज्ञानेश्वर की राजगद्दी, हाँ दोस्तों, हर्ष के समझाने के बाद में राज्यवर्धन जो थानेश्वर जगह थी हरियाणा के अंदर आज आई हुई है, वहाँ की राजगद्दी 605 ईस्वी के अंदर वो संभालता है और वहाँ का शासक बन जाता है। जैसे ही शासन संभालता है तो समाचार मिलता है कि ग्रहवर्मा जो कन्नौज का शासक था, ग्रहवर्मा और उनकी जो बहन थी, किनकी, राज्यवर्धन की बहन थी, उनको मतलब ग्रहवर्मा क्या तो वध कर दिया गया और राजश्री को क्या कर दिया, ये लोग बंदी बना दिया। अब बंदी किसने बनाया दोस्तों, बंदी बनाया था आपके गौड़ शासक, बंगाल का गौड़ शासक शशांक था, उसने क्या किया, बंदी बना दिया। उसके उपरांत 10,000 की सेना लाकर राज्यवर्धन कन्नौज की ओर प्रस्थान करता है और देवगुप्त मालवा शासक के साथ युद्ध करता है और देवगुप्त को वध कर देता है। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखना, तो शशांक नहीं था, शशांक तो इसका हेल्प था, लेकिन जो बंदी बनाने वाला और राजश्री को बंदी बनाने वाला और उसकी बहनों की जो हत्या करने वाला था वो था देवगुप्त। ये करेक्शन कर लेना दोस्तों। तो देवगुप्त को फिर वापस क्या करता है राज्यवर्धन, वो 10,000 सेना लेके जाता है और कन्नौज पे चढ़ाई करता है, बहुत सारा युद्ध होता है। ऐसी स्थिति के अंदर देवगुप्त मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर देवगुप्त मारा जाता है और ये जो चीज़ें हैं सब शशांक को पता चल जाती है कि भाई देवगुप्त है वो मारा गया है और ऐसा युद्ध हुआ है। तो फिर क्या होता है कि वो डर जाता है और कूटनीतिक चाल
काम में लेता है। कौन? शशांक काम में लेता है। अपनी एक बेटी होती है, उस बेटी के लिए राज्यवर्धन को बोलता है कि मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और आप ज़रूर हमारे बंगाल आइए। तो वो राज्यवर्धन फिर सब चीज़ों को भूल जाता है और वो बंगाल चला जाता है उधर शशांक के पास। लेकिन जैसे ही विश्राम गृह के अंदर वो राज्यवर्धन सो रहा होता है उस समय, तो मौका पाकर शशांक क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। इसी प्रकार से दोस्तों राज्यवर्धन की उस जगह हत्या हो जाती है और जो राजश्री है वो बंदी हो जाती है। बंदी होने के बाद में राजश्री जंगलों में चली जाती है और एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत कर लेती है। लेकिन इसी स्थिति में दोस्तों हर्षवर्धन उस समय बहुत छोटे थे, 15-16 साल की उनकी आयु थी उस समय दोस्तों। भाई की वध की सूचना किसने दी हर्षवर्धन को? कुंतल, ठीक है, और बहन की सूचना भी कुंतल ने दी। कुंतल नामक एक कोई साधु था या फिर दार्शनिक था, उसने हर्षवर्धन को सूचना दी कि भाई तुम्हारा भाई है उसको इस तरह से मार दिया गया और तुम्हारी बहन को इस तरह से बंदी बना दिया गया। उस समय उसकी जो उम्र थी लगभग 16 वर्ष थी और वो समय था 590 ईसा का, मतलब 590 ईस्वी का लगभग समय था। और फिर उसके बाद में एक वहाँ का सेनापति था जिसका नाम था सिंहनाथ। सिंहनाथ ने क्या क्या प्रेरित किया हर्ष को कि भाई तुम एक काम करो, राजा बन जाओ, अब तुम्हें गद्दी संभालनी है और सबका क्या करना है, बदला लेना है। इससे प्रेरित होकर वो राजा बन गए। लेकिन हर्षवर्धन के सामने बहुत सारी समस्या ही। उनमें पहली समस्या थी दोस्तों कि बहन को किस तरह से ढूंढा जाए, मतलब बहन है जो जंगलों में चली गई है उनको कैसे ढूंढा जाए। फिर कन्नौज का जो उत्तराधिकारी, क्योंकि उनका बहनोई है, उनका वध कर दिया, अब कन्नौज का उत्तराधिकारी किसे मतलब सुनिश्चित किया जाए। फिर जो भाई है उसका हत्या हुआ, उसका बदला कैसे ली जाए। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने थी। लेकिन मंत्रियों के आग्रह करने के बाद में क्या किया, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहली बार दोस्तों, अब तक जो राजधानी थी वर्धन वंश की वो थानेश्वर ही थी, लेकिन हर्ष के बाद में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई तो उन्होंने क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। भाई की हत्या का बदला लेना ये बहुत मतलब दिमाग में रहता था और हमेशा ये सोचता रहता कि किस तरह से भाई का जो मर्डर हुआ है या वध हुआ है उसका बदला लिया जाए। कामरूप का एक शासक था उस समय दोस्तों, तो उसका नाम था भास्कर वर्मा। उस भास्कर वर्मा से संधि कर ली थी किसने, हर्ष ने संधि की थी और किसी तरह से जो बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, उसके ऊपर हमला बोल दिया था। लेकिन मौका पाकर के शशांक वहाँ से क्या किया, निकल गया था और भाग गया था अपना से। इसी प्रकार से जो हर्ष था उसका जो साम्राज्य है बंगाल तक आ गया था, मतलब बंगाल हर्ष के अधीन आ गया था। बिहार बंगाल के, जैसे बिहार भी हर्ष के अधीन आ गया था, इधर कन्नौज उनके अधीन आ गया। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हर्ष का जो साम्राज्य नर्मदा नदी तक उसका था, लेकिन हर्ष के अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि भाई मैं दक्षिण को भी विजित करूं, दक्षिण के अंदर भी मैं विजय प्राप्त करूं। लेकिन दोस्तों दक्षिण के अंदर विजय प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शासक था जो हर्ष के समान ही टक्कर देने वाला था। नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है, उस शासक का नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है, लेकिन वो भी बहुत मजबूत होता है दोस्तों। इसी प्रकार से हर्ष को उस समय हार का सामना पहली बार टेस्ट करना पड़ा, उसे हार का सामना पहली बार देखना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष को हारना पड़ा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति थी। फिर वापस हर्ष उस ओर कभी भी नहीं देखा कि मेरे को दक्षिण को जीतना चाहिए। फिर हर्ष की महत्वाकांक्षा सिर्फ उत्तर में ही रही। हर्ष ने 5 जो पंच भारत थे उन राज्य को जीत लिया था। पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था। इस प्रकार की जो जानकारी हमें CUK से मिलती है। और आपको पता है CUK जो किसके द्वारा लिखी गई, एक चीनी यात्री था, उसका नाम था हांगसांग, उसके द्वारा CUK लिखी गई। हांगसोन ने ही ये चीज़ें अपनी पुस्तक के अंदर बताई। लेकिन एक बाणभट्ट था, वो भी अपने पुस्तकों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर बहुत सारा उल्लेख करता है। हर्ष एक साहित्य प्रेमी था दोस्तों। उन्होंने यूरोपियन लेखक थे उनको भी आग्रह किया और हिंदू काल का वो अकबर भी कहलाता है हर्ष दोस्तों। गुजरात का लेखक था, एक सौदल कविंद्र था, उन्होंने कविंद्र कह दिया इसको। और हर्ष का जो धर्म था, प्रारंभिक दिनों में हर्ष शंकर भगवान का मतलब शैव धर्म का अनुयायी था और 619 तक वो शैव धर्म का अनुयायी रहा।
जो इसकी जो हमें सूचना मिलती है, एक सोनीपत की मुद्रा है, उसमें भगवान शिव और पार्वती की एक तस्वीर मिलती है। उसके अंदर हमें मिलता है कि भाई ये भगवान शंकर का, ये शिव का बहुत बड़ा अनुयायी था, लेकिन बाद में उन्हें समय के हिसाब से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों कर लिया, इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था दोस्तों। एक दिवाकर मित्र था जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव में आ गया था हर्ष। तो उन्होंने प्रभाव के आने के बाद में उसने प्रभावित हुआ उस बौद्ध धर्म की ओर। और जब होंगसोंग आया था, कहाँ पे, हर्ष के यहाँ पर, और 8 साल तक होंगसोंग हर्ष के साथ में रहा, तो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हर्ष, और फिर बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर एक चीज़ हुई दोस्तों, इस होंगसोंग के आदेश अनुसार या उसके परामर्श के अनुसार कन्नौज के अंदर एक धर्म सम्मेलन बुलाया गया हर्ष के द्वारा, जो कन्नौज धर्म सम्मेलन कहलाता है। बहुत बड़े महारथी आए थे। उसके बाद में प्रयाग के अंदर भी एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हर्ष अपनी बहुत सारी दान दक्षिणा देता था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसके पास नहीं रहते थे। वो समय था दोस्तों 647 ईस्वी के बाद में, और वो जो स्टार्ट किया था 4 वर्ष का हर्ष सम्मेलन, वो था आपका 6ठा हर्ष सम्मेलन था, उससे स्टार्ट किया था। और उस समय होंगसोंग को भी नेतृत्व दिया गया और वो भी वहाँ पर आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हर्ष का जीवन था दोस्तों, बहुत कठिन भरा जीवन था। इसके अंदर वो विद्वानों को और कवियों को संरक्षण देने वाला था। और बाणभट्ट नामक बहुत बड़ा कवि था, जिसने बहुत बड़ी रचना की, जिसमें हर्ष चरित्र जो संस्कृत में थी भाषा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक मयूर भी था, जिसने सूर्य प्रशस्ति, सूर्य शतक और खंड प्रशस्ति नामक बहुत सारी रचना की। लेकिन हर्ष का एक शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा, जिसमें प्रधानमंत्री, संधि विग्रह जैसे पद थे। प्रधानमंत्री का काम परामर्श करना था, जिसे वो उनकी भाषा में भिंडी कहते थे। और फिर एक संधि विग्रह था, जो कि विकट काल में राजा की सहायता करना, संधि कराना, ये तमाम सारी थी। तो आखिर में दोस्तों क्या है कि हर्ष के 2 पुत्र हुए थे, और हर्ष की मृत्यु के आसपास उन्होंने क्या किया कि एक मंत्री था हर्ष का, उन्होंने ही हर्ष के पुत्रों की हत्या कर दी। इसी तरह से हर्ष का जो साम्राज्य, वर्धन वंश का साम्राज्य था, वो एक तरह से सिमट गया दोस्तों। तो मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से एक कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश की हूँ, और बहुत सारी जानकारी मैं और अगले वीडियो के अंदर लाऊंगा। अभी तक